बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबादें दे भी रही है और वसूल भी कर रही है, और अपोजिशन एक APC है जिसको लेकर इतना तनाज़ा बना चुकी है। हुकूमत का दावा है कि अब हम क्रीज पर सेटल हो चुके हैं, लंबी इनिंग्स खेलेंगे, जबकि अपोजिशन अभी तक खुद को ही मुत्तहिद नहीं कर पा रही है और अपोजिशन में अदम एतमाद भी ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन की APC भी गैर यकीनी का शिकार होती नजर आ रही है, क्योंकि तारीख ही कोई नहीं मिल रही, लेट हो रही है। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन की आपसी तकसीम की वजह से हुकूमत इतनी मुतमईन है और कोई ख़तरा ही महसूस नहीं कर रही। दूसरी तरफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी के मामलात खुद आसिफ अली जरदारी साहब चलाएंगे। इस मामले पर बात करने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा साहिबा। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के हवाले से ही। एक और ज़िला बनाने की जो है मंजूरी दे दी गई है, जिस पर तमाम जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने खासी तनकीद की है। वो कहते हैं कि अगर ज़िला बनाया जा सकता है तो फिर सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जब प्रोग्राम में शामिल करने का। अच्छा, ये जो कराची में ज़िले की बात हो रही है, तो इससे सिर्फ कराची में बात नहीं हो रही है, ये पूरे सिंध में मुख्तलिफ ज़िले जो काफ़ी बड़े बड़े हैं और उसमें आबादी भी बहुत है, उन मुख्तलिफ ज़िलों को जो है उनके बारे में गौर किया जा रहा है कि उनको 2-2 ज़िले कर दिए जाएं, और ये जो एक ज़िले में 5-5 और 4-4 सब डिविजन हैं उनको डिवाइड किया जाए, तो उससे पूरे सिंध में एक अच्छी बेहतरी आएगी। पहले तो कराची के जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, जिन्होंने कचरे से भर दिया है कराची को, जिन्होंने नाले नहीं साफ किए, जिन्होंने हर तरह से बुरा हाल रखा है, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये बात पूरे सिंध के लिए कंसिडरेशन में है, मुख्तलिफ अजला में। आगे अच्छा, कितने अजला और हैं जिसमें ये सब कुछ कर रहे हैं? काफी हैं, मतलब देही सिंध के भी काफी हैं अजला जिनको हम ये चाह रहे हैं कि एक बेहतर तरीके में आ जाए। जी ठीक है शहला साहिबा, अजला इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इंतज़ामी तौर पर मामलात बेहतर हो सकें, बेहतर चल सकें, मसाइल हल हो सकें। क्या सूबे इसलिए नहीं बनाए जा सकते कि इंतज़ामी मामलात बेहतर हो सकें? सूबे में आवाज नहीं है और एक आईनी तरीका है जिससे सूबे जो है बनाए जाते हैं कि जिस सूबे में ये बात हो रही हो वहाँ की सूबाई असेंबली से 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया। तो अगर किसी को सूबा बनाने की बहुत जल्दी हो रही है तो असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए, बात पता चल जाएगी। ठीक है शहला साहिबा, ये भी कह दीजिएगा यहाँ पर कि हुकूमत खासी मुतमईन नज़र आ रही है। वफाकी हुकूमत की बात करें तो वो कह रहे हैं हम क्रीज पर सेटल हो गए हैं, अब लंबी इनिंग्स हम खेलने जा रहे हैं। क्या ऑपोजिशन ने उन्हें सेटल होने दिया है? क्या ऑपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर सकी कि हुकूमत इतने इत्मीनान में है? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई हुकूमत 2 साल बाद ये कहे कि बढ़ती हुई महंगाई और मीडिया पर पाबंदी हमारी जो है बहुत बड़ी नाकामी है, तो इसका मतलब है कि आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि आपने जमहूरियत जो है उसका गला घोंट दिया अगर आपने मीडिया पे पाबंदी कर दी। फिर उसके बाद तीसरी नाकामी ये है कि नवाज शरीफ के बाहर भेजने में हम धोखा खा गए, यानी आपने NRO दे दिया, इसका मतलब है। चौथी बात जो है शेरी मजारी ने की कि खारजा पॉलिसी जो है उसको जो है हमारी दफ्तर खारजा ने जो है उसको तबाह कर दिया। अब खारजा पॉलिसी में क्या था, एक तकरीर, एक दफा जुमे को आधे घंटे का खड़ा होना, और इस दफा जो है वो 1 मिनट की खामोशी। इसको दफ्तर खारजा ने क्या तबाह किया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कोविड आने से पहले लास्ट ईयर GDP 1.9, और इस दफा कोविड का कंबल के नीचे दबाना चाह रहे हैं। कोविड आया है मार्च के आखिर में और आपने GDP पहले 1.9 पे इस दफा -4 कर दी। और शेख हफीज कह चुके हैं, हफीज शेख
कि ये -5 तक जाएगी। अच्छा, पावर सेक्टर में प्रोडक्शन 0, और बाकी अब क्या रह गया मुझे बता दे। नैब को अच्छा शैला साहबा, हुकूमत ने तो 2 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया, आपने खुद कहा कि उन्होंने इकरार भी किया है। तो सिंध हुकूमत ने 2 सालों में क्या डिलीवर किया है, ज़रा ये भी बताया जाए। और आपने कहा है कि कराची के गंदे नाले साफ़ नहीं किए गए, तो ये सिंध में हुकूमत भी तो आपकी अरसे दराज से है और MKM आपकी इत्तेहादी भी रही है। देखें, इत्तेहादी और वर्किंग रिलेशनशिप होना ये कोई बुरी बात नहीं है। इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट की इत्तेहादी है। 161 अरब रुपए उन्होंने कहा था, कुछ भी नहीं दिया हमने। नहीं, मैं कह रहा इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त क्या हुआ, ये भी बता दें ज़रा। देखिए, जब ये हमारे साथ थे उस वक्त, और जब हमने इक़्तिदार संभाला 2008 के बाद, तो 2009 में जब बारिश हुई तो वो इतनी नहीं हुई थी जितनी अब हुई है, लेकिन 4 दिन सारे फैसल में पानी खड़ा रहा था। हमने कराची के सारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। हमने हेल्थ के शोबे में पूरे सिंध में बहुत ज्यादा काम किया है। एशिया के 17 ममालिक में साइबर नाइफ है, जिसमें एक हम हैं। हमारे यहाँ क्या सिंध में कोई नया हॉस्पिटल बना, क्या सिंध के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, ये बता दें ताकि हम लोगों तक ये पहुंचे। 15 यूनिवर्सिटीज बनी है, और इसके अलावा जो है 9 से ज्यादा हॉस्पिटल। सिर्फ हमारे कहना चाहिए कि NICPT की तादाद देख लें कितनी है। गम्बट में किडनी ट्रांसप्लांट, और यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो कराची की बात कर लेते हैं। जब से पाकिस्तान बना, कराची में एक ही जर्नल यूनिवर्सिटी थी, और हमने जो है वो लियारी के गैंगस्टर खत्म करके वहां पर एक जर्नल यूनिवर्सिटी दी और एक मेडिकल कॉलेज दिया, जिससे अब तक तकरीबन 7 डॉक्टर निकल चुके हैं। और अच्छा शैला साहबा, इसके अलावा SM लॉ कॉलेज और सिंध मदरसतुल इस्लाम को हमने, और कॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी का कराची में दर्जा दिया है हमने। ठीक है शैला साहबा, ये कह दीजिएगा, नालों की बात आपने की थी, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, ये KMC की जिम्मेदारी नाले साफ कर। उन्होंने इसके बावजूद कि हमने उन्हें फंडिंग की थी, जो उनका आईनी हक था, उन्होंने नाले साफ नहीं किए। हम खुद नाले साफ कर रहे थे, और फिर NDMA आ गई। तो NDMA ने जब आके देखा तो वो बड़े मुतमईन हुए, तो उन्होंने कहा हमें कुछ काम दें, तो हमने उनको 3 नाले दिए, बाकी 35 नाले हम ही साफ कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी भी उनको दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी भी आप साफ करें, सिंध हुकूमत से साफ नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है जी, लेकिन हकीकत यह है कि जब NDMA के चेयरमैन आए तो उन्होंने कहा कि कराची के कुछ नशेबी इलाकों में पानी था, वो भी उतर गया है, और हम 80% काम करते हैं। अच्छा शैला साहब, ये तो कराची हो गया, मुझे ये बताएं क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल साहब या जरदारी साहब में राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को भी बना लिया है। एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की तीनों पार्टीज जो हैं वो अपने एजेंडे पे जो है उनके यूनिटी है, और बिलावल साहब को भी एतमाद में लिया है नवाज शरीफ साहब ने, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ठीक है, दूरी हो भी सकती है। ठीक है, पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज आई है कि बिलावल साहब से राब्ता नहीं हुआ, आप कह रही हैं कि इत्तेमाद में लिया है, राब्ता हुआ है। मैंने जो आज का अखबार देखा है उसमें जो है वो है कि उन्होंने राब्ता किया और जरदारी साहब की तबीयत पूछी, और जल्द ही जो है वो APC के बारे में भी उन्होंने बात की। तो मैं शैला साहिबा हद तक बता रही हूँ जी। ठीक है शैला साहिबा, ऐसा क्यों है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी काफ़ी खफा है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि आखिरी वक्त तक नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ होते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर बिल्कुल सब कुछ तितर बितर हो जाता है, सब इधर उधर हो जाते हैं। क्यों इतने बदजन है ऑपोजिशन की दीगर पार्टीज आप लोगों से? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ कि जमात इस्लामी आखिरी वक्त तक KP में PTI के साथ रही, और जैसे ही हुकूमत गई उन्होंने जो है मालम जब्बा का स्कैम सामने आ गया। आखिरी वक्त तक एंजॉय करते रहे, और जहाँ तक देखिए ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं ये सारी ये इंतहाई एक दूसरे से नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ।
और अगर इनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैरानी है मुझे अभी तक कि सब लोग जो हैं महंगाई के, माशी बर्बादी के, इन कश्मीर की पॉलिसी पे और खर्जा पॉलिसी पे जो भी हैं, और भी इसके अलावा कश्मीर के अलावा सारी अपोजिशन की पार्टी मुत्तफिक हैं। कुछ उनकी अदायगी में, कुछ उनका तरीक़ेकार में कि लाहे अमल क्या हो, उसमें ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो इंसानी बात है। लेकिन हुकूमत के पास तो सब कुछ है सिवाय इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल। जी ठीक है शैला साहबा, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आखिर में ये बता दीजिए कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज अब करना है, इस बात की हिदायत की गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। क्या ये जब हिदायत की गई ये बताया गया कि किस किस्म का एहतजाज करना है और ये एहतजाज कब से होगा? यकीनन ये 10 मुहर्रम के बाद से होगा। और उसके में सबसे बड़ी बात तो इस वक्त महंगाई है कि आप चीनी की और आटे की कीमतें देख लें, बाकी तो दूर की बात है कि अगर इंसान अपने बच्चे को रोटी बचा के चीनी से भी दे दे तो वो भी मुमकिन नहीं। जी ठीक है, शैला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि होगा और 10 मुहर्रम के बाद होगा। कुछ मजीद इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ है, लेकिन अपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज साहिबा से रब्ता कर रहे हैं। क्या अपोजिशन रहनुमाओं को शहबाज शरीफ साहब पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया ठीक तरीके से शहबाज शरीफ साहब नहीं लेकर चल रहे हैं? सेनेटर साजिद मीर साहब ने कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात भी की थी, जिसमें मजम्मत भी की गई जो नैब के बाहर वाक़या हुआ था, और मज़ीद क्या बातें हुई वो उन्हीं से जानेंगे। सेनेटर साजिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह हैं। साजिद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा, मुलाकात हुई, अचानक मुलाकात हो गई, प्लैंड मुलाकात थी, मुलाकात में कौन कौन शरीक था? क्या कोई मुस्तकबिल करीब में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने जा रही है, अपोजिशन का कोई लाएअमल बताया उन्होंने? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने रब्ता किया इस गुफ्तगू के लिए। ये मुलाकात ज़ाहिर है कि इस तरह इत्तेफाकिया तो नहीं हो सकती थी, उसके लिए पहले रब्ता हुआ और फिर मरकज़ी जमात अहले हदीस का एक फुल फ्लेज्ड वफ़द जो है डेलीगेशन वो गया जाती उम्रा उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए और इज़हार हमदर्दी करने के लिए। इसमें मेरे अलावा हमारे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम वो भी सेनेटर हैं, वो शामिल थे, और उसके अलावा कुछ मरकज़ी ओहदेदार रहनुमा हमारी जमात के और कुछ पंजाब के अमीर और नाज़िम आला वगैरह इस तरह के लोग थे जिम्मेदार। तो वहाँ जो गुफ्तगू हुई ज़ाहिर है उसकी इब्तिदा तो इसी इज़हार हमदर्दी से हुई और इज़हार मज़म्मत, क्योंकि उन्होंने कैप्टन सफदर साहब जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बाहर निकल के वो गाड़ी भी दिखाई जिस पे हमला हुआ था, और उस पर असल में पत्थर के निशान जो हैं वो पत्थरों के वो अलग नजर आते हैं, और विंड स्क्रीन पर जो निशानात हैं वो हरगिज पत्थरों के नहीं हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ निशानात हैं, और लगता यही है कि कोई गोलियां उसको आके लगी हैं, दो गोलियां, और जाहिर है कि ये बड़ा सीरियस मामला था, और इस मामले में हमने फिर उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया, इज़हार यकजहती भी किया और उसकी मज़म्मत भी की। ज़ाहिर इस मौके पर थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी हुई, और इस हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा हालात और जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है उस पर बात हुई, और ज़्यादा गुफ्तगू इसी मौजू पर होती रही कि मीर साहब आपकी मरियम साहिबा से मुलाकात हुई, मरियम साहिबा जो हैं उनसे आपके कुछ गुफ्तगू भी हुई होगी। क्या कब तक आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अब सबसे पुराने और बेहतरीन इत्तेहाद तहरीक चलाने जा रहे हैं? ये तो जॉइंट अपोजिशन का जो फोरम है, प्लेटफॉर्म है, वही फैसला करेगा। इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की आजकल ये कोशिश है कि ये जो हमारी दो बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके अलावा जो दूसरी पार्टियां इससे पहले एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उनकी तहरीक के हवाले से जो उन्होंने धरना वगैरह दिया था, तो उस हवाले उनकी कोशिश ये है कि पहले उन पार्टियों की एक मीटिंग अगले हफ्ते हो जाए,
और वो एक नुक्ता इत्तेफाक तक पहुंचे और उसके बाद फिर बड़ी पार्टियों से भी बात की जाए। इस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है और मेरे ख्याल में वो अगले हफ्ते किसी वक्त भी मुमकिन तौर पर मंगल या बुध को वो मीटिंग होगी। उसके बाद बड़ी पार्टियां भी ज्वाइन करेंगी तो लाए अमल जो बनेगा उसके मुताबिक हम सब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मीर साहब, आसफ अली जरदारी साहब ने 3 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जब हम मुस्लिम लीग नून को मजबूत करते हैं, इतना अपोजिशन बनाते हैं, खड़े होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून कोई ना कोई अंडरग्राउंड जाके डील कर लेती है। तो ये जब आसफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं तो आगे किस तरह चलेगा? नहीं, ये बात तो मुस्लिम लीग नून भी कह सकती है कि ऐसे मौके भी आए हैं जब उन्हें भी इस बात का शुबा हुआ या एतराज़ हुआ कि इकट्ठे चले थे, लेकिन दरमियान में पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने लीडरशिप ने नॉट एज पार्टी लेकिन लीडरशिप जो है खासतौर पर जरदारी साहब उन्होंने कोई बात कर ली। ये तो उन्हें भी इस तरह के गिले हैं, लेकिन एक मुश्तरका मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए भी हैं, हो भी सकते हैं और होंगे भी इंशाल्लाह। जी ठीक है। साजिद मीर साहब, ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से कि मरियम नवाज साहिबा ने कुछ बताया, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो गिले शिकवे थे, उनको दूर करने में वो कोई कामयाब हुई हैं मौलाना साहब के? ज़ाब्ते उनके हुए उन्हीं दिनों में हुए थे जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो ख़ास तौर पे जब इस हादसे के बाद जो नैब के हवाले से हुआ था उनके साथ, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी रब्ता किया, बल्कि उससे पहले मरियम साहबा ने खुद भी उनसे रब्ता किया और बकौल मौलाना साहब के सबसे पहले मुझी से उन्होंने रब्ता किया और बताया कि अपना हाल हवाल बताया और कहा कि इस तरह मेरे साथ किया गया है, इस तरह हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने फिर फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और इसकी मजम्मत की। ये रब्ता पहले मरियम साहबा की तरफ से हुआ था। मीर साहब ये मुझे बताइएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन इस वक्त आज की भी जो खबर है कि मरियम साहिबा को हदायत की गई है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें, वो अपोजिशन लीडरों से रब्ता करें, तो शहबाज शरीफ को इन चीज़ों से दूर क्यों रखा जा रहा है? और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस पर खामोशी आप क्या समझते हैं? उनकी अपनी सोच है, सब जानते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बराह रास्त किसी टकराव की बजाय वो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए और टकराव से बचा जाए। ये उनकी एक सोच है देरीना। इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली फैसला वही होता है और वो उसको मानते हैं जो कि नवाज शरीफ साहब करते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई पैगाम आप तक पहुंचा, मरियम साहिबा ने पहुंचाया हो? बस वो उस दिन तो जो बात हुई ना, उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह जिक्र किया था कि आज मीर साहब और उनकी जमात के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने एहसानमंदी का और खुशी का इजहार किया था और शुक्रिया, मुझे सलाम पहुंचाने और शुक्रिया अदा करने के लिए कहा था। इस सियासी मौजू पे मीर साहब की कोई बात उन्होंने नहीं पहुंचाई, इतना ही उन्होंने कहा। मीर साहब, कभी आपकी शहबाज शरीफ साहब से ये बात नहीं हुई कि मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है वही चलेगा, तो वो दरमियानी रास्ते वाला बयानिया छोड़ दें? इस तरह इस अंदाज में बात तो नहीं हुई, लेकिन कई दफ़ा कई मुलाकातों में ये बात उन्होंने कही कि अल्टीमेटली मैं वही करूँगा जो मेरे बड़े भाई की सोच है और जो वो कहते हैं। जी ठीक है। मीर साहब ये कहिएगा कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने कोई इंदिया दिया, कोई जिक्र किया कि वो भी APC में शिरकत कर सकती हैं नून लीग की जानिब से? इस तरह वो यानी कोई मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बात करेंगी जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चर्चा पर कोई बात आती हो, हर्फ आता हो उनकी सोच पे। वो बड़ी मुअद्दब फैमिली है और छोटे बड़े की बहुत वहाँ लिहाज किया जाता है, यानी छोटे बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम करते हैं बड़ों का। मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में मॉनसून की बारिशों का स्पेल जारी है। कल रात बारिश शुरू हुई जिस वक्त लाहौर के अंदर, तो सुबह जब बारिश रुकी उसके बाद से अब तक पानी नहीं वहाँ से निकास किया जा सका, पानी निकाला नहीं जा सका है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी खासी तनकीद की है। वो कहते हैं कि अब लोग शहबाज शरीफ को ढूंढ रहे हैं, पूरा लाहौर डूब गया, लेकिन
उस्मान बुज़दार कहीं पर नज़र नहीं आए। फिर यह भी तनकीद हो रही है कि जिस वक्त कराची का मामला था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, यह भी कहा गया कि वहाँ पर कमेटी बननी चाहिए, कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो जिस वक्त लाहौर डूबा, लाहौर के मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए, लेकिन कोई हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आई और पानी अभी तक वहाँ पर मौजूद है। दुकानदारों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब कहिएगा, कराची का मसला हुआ, सब यक ज़ुबान बोले कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, लाहौर डूब गया, बारिश हुई, कई घंटे गुजर गए कि बारिश रुक चुकी है, लेकिन पानी का निकास नहीं हो सका। जी बिल्कुल इसी तरह। और इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखें कि लाहौर शहर के अंदर बेइंतहा आबादी ऐसी है, ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी पानी मौजूद है। लाहौर की 17 मार्केट ऐसी हैं जिनके बेसमेंटों में पानी चला गया और लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी अभी तक नहीं निकल सका। और आज तो आलम यह था, इस तरह लगता था जैसे लाहौर और कराची सेम एक हैं। और ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कराची कौन सा, तस्वीर देखें ना आप तो तस्वीर में नज़र आ जाएगा कि कराची और लाहौर फ़र्क कोई नहीं। अच्छा, डिफेंस में भी पानी खरा था, हाँ जी, पसमानदा इलाके तो हैं, गुलबर्ग में पानी खरा था और ये पानी अभी तक खरा है। इस वक्त तक बहुत से इलाकों में पानी मौजूद है। उन इलाकों से निकाल दिया गया जो मेन रोड्स थे, शायद इसलिए कि शायद मीडिया की नज़र मेन रोड्स तक रहे और उस पानी निकाल दिया गया। यही एक सवाल है कि अगर कराची के मामले पर तमाम लोग कहते हैं जी कमेटी बना दी जाए, कराची के मामले पर तमाम सियासी जमातें तनकीद करती हैं, तो लाहौर जिसके लिए दावे किए गए, जिसके लिए सारा जोर लगाया गया, तो फिर लाहौर में बारिश, एक रात की बारिश ने लाहौर का क्या हाल कर दिया है। और अभी तो कह रहे हैं जी बारिशें पहले से ज़्यादा होंगी, तो आने वाले 2 से 4 दिनों में अगर ये बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर मज़ीद क्या नुकसान होगा। अभी तो खदशा ये भी है कि हमसा के बहुत से ऐसे मकानात जो बसीदा थे, जो पुराने थे, बारिश के वक्त नहीं बारिश के बाद वो गिर सकते हैं, क्योंकि ये असर कुछ रहता है कुछ अरसे बाद। पंजाब में छतें गिरने के वाकयात भी हुए हैं, लोग इंतकाल कर गए। उसके अंदर राना साहब वजह क्या है? प्लानिंग नहीं की गई थी या बहुत ही लाइटली लिया गया है चीज़ों को कि शायद लाहौर का मामला है खुद ही हल होता रहेगा? इसी तरह देखें, वज़ीर आला पंजाब ने तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वासा के अंदर वो टीमें मौजूद हैं कि जो बाकी कामों में तो बड़ी तेज़ हैं, लेकिन नकास का जब मामला आता है, जब बारिश का मामला आता है तो तस्वीरें बन जाती हैं लेकिन वो काम नहीं करते। अगर ये पेशन गोई मौजूद थी कि रात को बारिश होगी, ये तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहा था, अखबारात में चल रहा था, खुद बाकायदा इन्होंने अलर्ट जारी किया था। और देखें ना, आज अगर लाहौर सही होता, वासा का काम ठीक होते, MD वासा जो है उन्होंने क्या किया, उसके नीचे FCU सारे कितने थे, बल्कि लाड़ीडा जो लाहौर का सबसे बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लाड़ीडा है, उसके इर्द गिर्द के इलाकों में तो इस वक्त भी घरों के अंदर पानी मौजूद है। हमको ऐसी फुटेज भी आपको दिखाते हैं कि बच्चे घरों के अंदर पानी में इस वक्त भी शाम के वक्त जो है वो कहता पानी में नहा रहे हैं, कि उन्होंने कहा वैसे पीने का पानी तो आता नहीं था, ये बारिश के पानी से ही मजा लें। और ये आज तो वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया है कि आखिर क्यों लाहौर में ये सब कुछ हुआ, क्यों नहीं लाहौर के जो वासा की टीम थी उन्होंने बंदोबस्त किया है। खाली लाहौर नहीं है, पंजाब के जो बाकी शहर हैं वहाँ पर भी यही आलम है और आइंदा आने वाले दिनों में तो मज़ीद बारिशें हैं, उसके बाद तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं, क्या राना साहब आदत पड़ गई है कि साबिक वज़ीर आला बूट पहन के सड़कों पर निकलते थे, उस सड़क से पानी निकाला जाता था, तो क्या वज़ीर आला ही बाहर निकले, वज़ीर आला ही नोटिस ले, हर सड़क पे वज़ीर आला ही जाएगा तो पानी निकलेगा? महकमा मौजूद है, वो काम नहीं कर रहा। देखें, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की हमजा। बात यह है कि ये वज़ीर आला का काम नहीं है, ये काम उस महकमे का है, वहाँ पे बैठे बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले अफराद का है, वहाँ पर बैठे अफसरान का है, वहाँ पर बैठे उन तमाम अफसरान का है जो ठेकों से तो कमीशन ले लेते हैं, जो बाकी मामला तो कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके लिए भी वज़ीर आला को निकलना पड़ेगा या वज़रा को निकलना पड़ेगा तो फिर तो ख़त्म हो गया सारा मामला। ये तो अब चैलेंज हो गया बुज़दार हुकूमत के लिए कि लाहौर जैसे शहर में, और इसके अलावा फैसलाबाद में भी यही हुआ है, इसके अलावा आप बाकी शहरों में देख लें, यही सूरत आ रही है कि पानी खड़ा हो गया बारिश के बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कुछ कुछ जगह से पानी निकलना शुरू हो गया जो मेन रोड्स थी, बाकी इलाके उसी तरह डूबे हुए हैं। और इस पानी की वजह से आपको पता है आने वाले दिनों में खुदा ना हास्ता डिंगी जो है उसके खदशात बढ़ सकते हैं। हाँ जी। लेकिन इस पर कोई मैं नहीं समझता तवज्जो देने के लिए तैयार हो। अगर इस वक्त तक भी, रात की इस पहर तक भी पानी मौजूद है और वो हमें तस्वीर लोग भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया है। बिल्कुल राना साहब, ये तो सारे मामले ठीक हैं, लेकिन कोई कार्रवाई भी होगी या कार्रवाई नहीं होगी? लोग भूल जाएंगे, अगला सीज़न आएगा फिर ऐसे ही होगा, एपिसोड रिपीट होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी जी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो तब होती है कि आज वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद अब तक कुछ 6-7 लोग मुअत्तल हो गए होते, कुछ को लाइन हाजिर किया होता,
कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई होती कि ये पानी क्यों नहीं निकला, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है और नीचे जो लोग उनके हमायती बैठे हैं ना, वो उनको कुछ नहीं होने देंगे। बल्कि मेरे पास वो कुछ 8-7 वीडियो ऐसी हैं, तस्वीर ऐसी हैं कि सारे अफसरान जो हैं खुशगप्पियों में मशरूफ़ हैं और किसी एक जगह पानी पे खड़े होकर एक सेल्फी लेकर उसे फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसे ऊपर भेज रहे हैं। और भाई सेल्फी को छोड़ो, फेसबुक को छोड़ो, खुदा का वास्ता लोगों के घरों से पानी निकालो, गरीब घरों से पानी निकालो। लोग मसाजिद तक नहीं जा सके, मसाजिद के आगे पानी मौजूद है। कल जुमे का दिन है, जुमे को लोगों ने नमाज पढ़ने जानी है, यकम मुहर्रम हो गया, मजालस होनी है, हर चीज़ है, लेकिन कोई इंतजाम ही नहीं। तो अगर मजीद बारिशें हो गई राना साहब, तो क्या हालात बिल्कुल कराची जैसे ही हो जाएंगे? बिल्कुल जो कराची वाले जैसे हालात तो हो गए हमजा। किस तरह कराची जैसे हालात और कैसे होने हैं मुझे बता देना। आज मुझे लाहौर का कोई एक इलाका ऐसा बता दें, कोई एक इलाका जहाँ पानी नहीं था। आज तो भाई ये जो नहर है जो हमारी बड़ी है, नहर भी पानी से ओवरफ्लो हो गई थी, बाहर आना शुरू हो गया था। तो इसके बाद क्या रह जाता है? बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल थी नहर में, अगर देखा जाए तो वहां पर भी पानी खड़ा हो गया था। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है, देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या होती है, क्या पानी का निकास हो पाता है या नहीं हो पाता। मजीद बारिशें होनी हैं, पंजाब हुकूमत क्या इकदाम करती है। एक और खबर की जानिब चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किफ़ायत शहरी मुहिम का आगाज़ किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ ऐसा किया है कि लग रहा है कि किफ़ायत शहरी मुहिम पे कोई सूबा है जो अमल करता हुआ नज़र आ रहा है। हेलीकॉप्टर का मामला है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे ने कम कर दिया है। कितना कम किया है, पिछले साल कितना इस्तेमाल किया गया था? ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कुछ दस्तावेज़ात भी 92 न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, द लास्ट आवर को मौसूल हुए हैं। कहिएगा कि कितने कमी लाई गई है उस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में, पिछले साल कितना इस्तेमाल हुआ था? जी हमजा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो मुल्क का वाहिद सूबा है जहाँ पर वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जो एक कफ़ायत शहरी की जो मुहिम है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो मौजूदा वज़ीर आला है उन्होंने जो पिछले वज़ीर आला है उनकी निस्बत कई गुना कम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए तो पिछली दौर हुकूमत में जो है सरकारी हेलीकॉप्टर को 120 से 150 बार इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अपनी ज़ाती और जो है सियासी कैंपेन के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स के लिए भी जो है सरकारी हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने भी 4 बार जो है इस्तेमाल किया था, जिस पर उनको नेब ने भी तलब किया था। लेकिन जो मौजूदा वज़ीर आला है उन्होंने कफ़ायत शहरी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए सिर्फ 87 बार इस्तेमाल किया है सरकारी हेलीकॉप्टर को। और नैब से डर है, ये ख्वाहिश के मुहिम पे है, ये या कोई खौफ है, नैब का खौफ है? बिल्कुल राना साहब, या इसको तो आप नेब का खौफ कह ले या जो है वो कफ़ायत शहरी मुहिम कह ले, लेकिन जो अदाद शुमार और 92 न्यूज़ को जो दस्तावेज़ात मौसूल हुए तो उसमें जो है बताया गया है कि ये कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत जो है इसका इस्तेमाल कम कर दिया गया है। और जो मौजूदा वज़ीर आला ने सिर्फ 87 बार इस्तेमाल किया है और कुल जो उसकी लागत उस पर आई है 15,63,000 के करीब जो है उस पर कुल लागत आई है। इसके साथ साथ उन्होंने 14 बार इस्लामाबाद, 5 बार जो है स्वात जो इनका अपना ज़िला है, और इसके साथ साथ जो वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफ़ज़ई का ज़िला है शांगला, बेशाम शांगला, उसको वहाँ पर 3 बार जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ न सिर्फ हवाई सफरी की जो अखराजात है उसको कम कर दिया गया है, बल्कि दफ्तरी उमूर और दीगर जो अखराजात है उसको भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा किया कि इस्तेमाल कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी 87 बार तो इस्तेमाल हुआ। क्या ये अहम दौरे थे या कोई निजी दौरा इसमें शामिल था या नहीं था? बिल्कुल सरकारी दौरे थे जिसके लिए इस्तेमाल किया गया। क्या कोई अल्टरनेट इस्तेमाल नहीं हो सकता था? जी हम साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी पॉइंट की तरफ निशानदेही की। ये जो दस्तावेज़ात 92 न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है उसमें लिखा गया है कि जितने भी दौरे थे वो महज सरकारी उमूर के लिए थे, कोई ज़ाती दौरा इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ इस दस्तावेज़ात में ये भी लिखा गया है कि 221 दीगर अफराद जिसमें जो है दूसरे दीगर वज़रा और जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने वज़ीर आला के हमरा जो है मुख्तलिफ अजला के दौरे किए, और वो दौरों की नोयत भी इस तरह बताई गई थी कि वो
वो बगैर इसके जो है जाना मुश्किल था। इस वजह से जो है सरकारी लेकिन इसमें आपने लिखा ना, इसमें आपने लिखा हुआ है कागजात में कि इस्लामाबाद का दौरा भी किए और 22 दफ़ा गालबन या कितनी दफ़ा इस्लामाबाद भी गए। तो इस्लामाबाद भी क्या पेशावर से जाना मुश्किल था? 14 बार। क्या पेशावर से इस्लामाबाद जाना मुश्किल था? अजीम साहब देखिए, इस तरह है कि उनको या तो शॉर्ट नोटिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो है कॉल आ जाती कि आपने जो है इतने वक्त में पहुंचना है, या जो है वज़ीर आला महमूद खान जो है अब बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं, वो दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ हस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, कभी डे खान में होते, कभी जो है दूर दराज इलाकों में होते। तो लग इस तरह रहा है कि वो जो है ज़रूरत के वक्त उन्होंने इस्तेमाल किया है और ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जिस तरह जो पिछली हुकूमतें थे उन्होंने जो है बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया है या जो है ज़ाती मसरूफियात के लिए इस्तेमाल किया है। जिस तरह पिछली हुकूमत में हमने देखा कि एक साल में जो है 120 बार से लेकर 150 बार जो है इस्तेमाल किया गया और यही इल्ज़ामात लगते गए कि उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात बिल्कुल ठीक है ज़िशान, अखराजात कम किए गए हैं जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किफ़ायतशारी मुहिम थी जो वज़ीर आज़म की जानिब से जिसका आगाज़ गया था, अखराजात को कम करना था। और एक ही चीज़ में अगर हेलीकॉप्टर का भी कम इस्तेमाल किया है हुकूमत ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, तो ये बात ऐसी है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दीगर सूबों को भी इस पर अमल करना चाहिए। कुछ मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे इस मामले पर कि क्या वजह है कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, या ये दोनों बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं ये एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं कर रही? और ऐसी क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने से कतरा रही हैं? राना साहब, ऐसी क्या बुनियादी वजह है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं आपस में बज़ाहिर तो नज़र आता है कि एक दूसरे पर बहुत एतमाद रखती हैं, जो रहनुमा है वो भी यही कहते हैं कि जी कि हम बिल्कुल जो है एक साथ हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है कि एक दूसरे पर इतना एतमाद रखती हैं दोनों पार्टी? बिल्कुल नहीं रखती एतमाद। ना पीपल्स पार्टी 1% एतमाद कर रही है मुस्लिम लीग नून पर, और ना मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रही है। और मज़े वाली बात है कि दोनों सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान पर ना तो एतमाद कर रही हैं और ना ही मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए पर तैयार होने के लिए तैयार। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान की होने वाली गुफ्तगू में एक फ़िक्रा था मौलाना साहब का कि हर सूरत में हुकूमत गिराई जाए, और मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि आप इन असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। अच्छा। और जब पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्तीफ़े देकर बाहर निकल आए तो यह हुकूमत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखा जाए तो कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, जब मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से ये बात की तो उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ गए, जब मौलाना साहब के यही बात पीपल्स पार्टी तक पहुंची तो उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया। अब उन्होंने कहा अच्छा जी, खेलना है, अगर सियासी खेल खेलना है तो पहले नून लीग इस्तीफ़े दे, उसके बाद पीपल्स पार्टी देती है। अच्छा, तो नून लीग के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुँचाया, पहले आप दे लें फिर हम देते हैं। फिर मुतफ़िका तौर पर एक डेलीगेशन जो था उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी शख्स को एक पैगाम पहुँचाया। ख्वाजा साहब जो है एक बड़े करीबी शख्स इनके, अच्छा, उनको ये पैगाम पहुँचाया कि मौलाना साहब आप तो असम्बली में हैं नहीं, हाँ। हम जो लोग हैं हमें भी आप फारिग करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर हम सब ने इस्तीफे दे दिए और कोई तीसरा आ गया, कोई और निज़ाम आ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक। तो हो ये रहा, ये तीनों एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने टारगेट तो दे दिया। देखिए, हमने आज से 2 दिन पहले एक अपने प्रोग्राम में कह दिया था कि अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम को टारगेट दे दिया। राना साहब, वो ज़रा नाजरीन को दिखाते हैं वो क्लिप। बताइए गए जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का, क्या यकीन दहानी करवाई गई है मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान कहा गया है कि एक तो आप आज के बाद रब्ता करेंगे तो वो मरियम साहिबा से करेंगे। अच्छा, और साथ परवेज़ रशीद का नाम लिया गया है कि वो बजरिया परवेज़ रशीद भी कर सकते हैं। अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक महमूद अचकज़ई और उसके बाद असफर यार वली, इनसे राब्ते हुए हैं। उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अंदर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, वाज़ेह, कि पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ है, बिल्कुल ठीक, लेकिन पार्टी की पॉलिसी जो होगी, बयानिया जो होगा, वो मरियम नवाज का चल। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले वाली जो खबर है, जो बात है राना साहब, वो सच होती हुई बिल्कुल नज़र आ रही है कि राब्ते तो हुए हैं।
लेकिन बिल्कुल राब्ते हुए हैं और मरियम से कह दिया गया कि मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें, मौलाना फजल रहमान से कह दिया गया अब मरियम से रब्ता करें। तो ये रहा है कि अब मरियम बिल्कुल रब्ते करेगी, अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अपोजिशन किसी सूरत में भी इकट्ठी नहीं होगी। बेशक मियाँ नवाज शरीफ का बिलावल से रब्ता हो गया, बेशक जिससे मर्जी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज प्रोग्राम में ये भी ब्रेक कर दूँ कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी। तो फिर तो राना साहब ये कहा जाए कि मियाँ शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो बेहतर तरीके से जा रहा है, उस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस आराम से वक्त गुजारा जाए। तो फिर अपोजिशन तो वक्त गुजार रही है। देखिए शहबाज शरीफ बहुत ठीक खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं, और शहबाज शरीफ जिस तरह खेल रहे हैं उन्हें उसी तरह खेलना चाहिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ के ही कुछ इंकशाफात कह सकते हैं, या शहबाज शरीफ की तरफ से शरीफ ख़ानदान के अंदर किसी एक बड़ी शख्सियत, उनके फैमिली की जो बड़ी शख्सियत है, अच्छा। उसे कहा गया है कि आपने मुझे टारगेट दिया था कि मामलात को दुरुस्त करो, तो ये मरियम मामलात को किसी और तरफ लेके जा रही है, और अगर ये मामलात किसी और तरफ जाते हैं तो हमारी वापसी मुमकिन नहीं। जी ठीक है। और इसी को निभाते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ और चंद अहम रहनुमा जो हैं, ये मैं ब्रेक कर दूं, किसी सूरत में भी अपोजिशन को मुत्तहिद नहीं होने देंगे। अच्छा। और अगर अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो फिर अपोजिशन मुत्तहिद होने के बाद मौलाना फजल रहमान के झंडे को कामयाब नहीं होने देंगे, ना इस्तीफे होंगे, ना हुकूमत गिराने के लिए तहरीक होगी। 5 साल ऐसे गुजरेंगे राना इसी साहब? तरह गुजरेंगे जी। सब अपने अपने हिस्से की नौकरी वहीं पे करेंगे जहां पे कर रहे हैं, सबको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जिस तनख्वाह बिल्कुल में इसी तनख्वाह पर नौकरी करनी होगी, और 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे। एक और अहम मामला है, भारत में इंसानी कवानीन को, जो आलमी कवानीन हैं, उनको सबूताज किया जा रहा है। मुसलमानों के लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी गई है कि वो जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनकी लिस्टें बना दी गई हैं, फहरिस्तें बना दी गई हैं। वो फहरिस्तें क्यों बनाई गई हैं? क्या उनको निकाल दिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई मुसलमान बीमार पड़ रहा है तो भारत में इस वक्त उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, भारत किस तरफ जा रहा है? आलमी कवानीन एक तरफ रह गए, एक बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे मुसलमानों को। क्यों ये फहरिस्तें तैयार की गई? अगर कोई शख्स मुसलमान बीमार पड़ रहा है तो उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? देखें, ये बड़ी खौफनाक एक साजिश भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हो गई है। मकबूजा कश्मीर में तो हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अब भारत में तो उससे भी ज़्यादा बढ़ के काम शुरू कर दिया गया है। अब किया ये गया है कि आपने पिछले दिनों भारत में देखा कि एक ट्वीट हुआ और हमें हमारे इस मज़हब के मतलब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और जिस पे बड़े हंगामे हुए और उसमें मुसलमान ही शहीद हुए, मुसलमानों को ही मारा गया, मुसलमानों की इमलाक कुचलाया गया। अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े अस्पतालों में यह कह दिया गया है कि अस्पतालों के अंदर अगर कोई मुसलमान मरीज आता है तो उसे चेक नहीं किया जाएगा, इलाज बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मजबूरन जो मुसलमानों के प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर मुसलमानों को जाना पड़ रहा है। अच्छा। एक बाकायदा रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद मुसलमान, औरतें, बच्चे, बूढ़े ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत नहीं दी गई। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जो अपना नाम लिखाते हैं, जैसे ही मुसलमान का नाम लिखा जाता है सामने तो उससे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने ये किया है कि जनाब तमाम थानों में ये बाकायदा कह दिया गया है कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ किसी और के खिलाफ शिकायत लेकर आता है तो उसे दर्ज नहीं किया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। और अगर किसी मुसलमान के खिलाफ कोई हिंदू शिकायत लेकर आता है तो ना सिर्फ एफआईआर काटी जाएगी बल्कि उन सबको उठा लिया जाए, उन तमाम फैमिली को उठाकर थाने में ले आए। इसके लिए बाकायदा हदायत जारी कर दी गई हैं, और बाकायदा राह से तलक रखने वाले मुख्तलिफ अफसरान जो हैं, जो राह के पेरोल पे हैं, उनको, और उसके साथ साथ हिंदू की जो इंतहापसंद तंजीम है उसको मुख्तलिफ थानों का बाकायदा कमेटियाँ बना के इंचार्ज बनाया गया है। अच्छा। कि वो अब चेक करेंगे। खासकर ये अब दिल्ली में हो रहा है, खासकर ये उन जगहों पे हो रहा है जहाँ पर बड़ी स्टेट जहाँ पे ये पहले कभी नहीं था। और उसके बाद अब तमाम सरकारी इदारों में ऐसे तमाम मुसलमानों की लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं जिनके मतलब उन्हें खदशा है कि ये मुसलमान जो है हमारे वफादार नहीं। अच्छा, कुछ मुसलमान ऐसे भी वहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा वफादारी कर रहे हैं, जो इस्लाम से भी दूर हो चुके हैं। अब जो बराए नाम चंद हैं, वो चंद, बाकी अक्सरियत जो हैं उनको कम ये शुरू कर दिया गया है कि उनकी लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं।
उनकी टाइमिंग जानबूझकर तब्दील की जा रही है, उन्हें ज़बरदस्ती नौकरियों से निकाला जा रहा है। वहाँ पर जो हिंदू हैं, जो एक दफ्तर में अगर 5 मुसलमान काम कर रहे हैं, 25 हिंदू हैं, तो हिंदुओं को कहा गया आप इनका बाइकाट करें। अच्छा। उन पर आवाज़ें कसें, सोशल बाइकआउट किया बिल्कुल गया। ऐसा, और ऐसा हो रहा है जिससे मुसलमानों पर जिंदगी तंग की जा रही है। और तो और हमजा एक बड़ी खौफनाक चीज़ है कि दिल्ली के अंदर 15 ऐसे इलाके हैं जिनमें से एक इलाका लाल मस्जिद, वहाँ पर जो हमारी दिल्ली जामे मस्जिद दिल्ली है, उसका इलाका है जिसके इर्द गिर्द मुसलमानों की आबादी है, सेम अंदरून शहर वाला हिसाब है। वहाँ पर पिछले 12 रोज से सरकारी पानी बंद कर दिया गया है ताकि मुसलमान वुजू ना कर सकें, ताकि मुसलमान जो है अपने घरों में पानी का इस्तेमाल ना कर सके। और अब बेचारे मुसलमान किस तरीके से वहाँ गुजारा कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी एक प्लानिंग के तहत जो मुसलमान हैं उन्हें हिंदुस्तान से निकालने के लिए, उनकी नस्ल कशी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुसलमानों का मजहब तब्दील के लिए भारतीय हुकूमत ये इकदाम कर रही है, नरेंद्र मोदी ये इकदाम कर रहा है। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।